रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस वीक नाज़रीन इतनी कोई ख़ास अपडेट्स तो नहीं है, तो मैंने सोचा कि दोहरा लेते हैं कि जो पिछले वीक हमने बातचीत की थी उस पर थोड़ी सी हम दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे आपको शायद पता होगा या नहीं पता कि लास्ट वीक होम ऑफिस ने अनाउंस किया था कि द PSW वीज़ा अनाउंस हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए ऑन द 1 जुलाई। और इसका ये फ़ायदा है कि जो स्टूडेंट्स जिनकी डिग्री ख़त्म हो रही है आफ्टर 1 जुलाई, उनको मिलेगा 2 साल का वीज़ा अगर वो पढ़ें मास्टर्स या अंडर ग्रेजुएट, कि वो काम कर सकते हैं अनलिमिटेड कोई भी एम्प्लॉयर के पास। और अगर आप एक PhD स्टूडेंट हैं या डॉक्टरेट स्टूडेंट, आपको मिलेगा 3 साल का वीज़ा कि आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। मेन रिक्वायरमेंट्स इसमें यही हैं कि आपके पास 70 पॉइंट्स होने चाहिए, और जब आप अप्लाई करें आपको ओवरस्टे नहीं होना चाहिए। आपकी जो डिग्री है वो मुकम्मल होनी चाहिए, और होम ऑफिस को नोटिफिकेशन होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर दी है। अगर ये रिक्वायरमेंट्स आप फुलफ़िल करते हैं 1 जुलाई को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि जो स्टूडेंट्स जिनका वीज़ा 1 जुलाई से पहले एक्सपायर होता है वो इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं या नहीं। जी हाँ, आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं आप सबको एडवाइस करूँगा जो स्टूडेंट्स जिनका वीज़ा 1 जुलाई से पहले एक्सपायर हो रहा है, आप एक सॉलिसिटर को मिल लें और वो आपको फिर तफसील में एडवाइस कर सकता है कि किस तरह आप हासिल कर सकते हैं ये PSW वीज़ा। ये थी इस वीक की फ़र्स्ट अपडेट। और जो दूसरी अपडेट मैं शेयर करना चाहता था वो था एक केस जो 2 हफ्ते पहले कोर्ट ने पास किया है। इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन एक बहन भाई ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ इस पर थोड़ी सी बातचीत ज़रूर करिएगा, और वो है कालसी वी SSHT। और यहाँ कोर्ट ने यही कंफर्म किया है कि जो 39E है अंडर द इमिग्रेशन रूल्स, जिससे आपकी लीव एक्सटेंड होती है अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, वो खाली एक दफ़ा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इन लेमन टर्म्स इसका ये मतलब है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पास है एक स्टूडेंट वीज़ा, वो रिफ्यूज़ हो जाता है और विदिन 14 डेज़ फ़र्ज़ करें मैं कोई ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन सबमिट कर देता हूँ, वो पेंडिंग रहता है। इससे मेरी जो लीव है वो कैरी ऑन हो रही है क्योंकि मैंने 14 डेज़ के अंदर वो एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। अगर वो ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है, चाहे मैं फिर दोबारा 14 डेज़ में एप्लीकेशन सबमिट कर देता हूँ, इससे मेरी लीव कैरी ऑन नहीं होगी। क्योंकि ये एक प्रॉब्लम होती है क्लाइंट्स को कि वो समझते हैं कि अगर हम हमेशा 14 डेज़ के अंदर एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे हमारी लीव कंटिन्यू होगी और हमारे 10 साल पूरे हो जाएंगे। इस तरह नहीं होता। कोर्ट ने ये दोबारा कंफर्म किया है कि खाली एक ही दफ़ा 39E के तहत आपकी लीव कंटिन्यू होती है। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और जो इन्फॉर्मेशन मैं दोबारा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो है कि अगर आप एक यूरोपियन नेशनल हैं और आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, प्लीज़ जल्दी से उनको बुला लें, क्योंकि 1 जुलाई के बाद आपको डिपेंडेंसी साबित करनी होगी कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर आप अभी अप्लाई करते हैं, आपने खाली रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी है और आप अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला सकते हैं टू लिव परमानेंटली इन द UK। सो ये थी इस वीक की अपडेट्स। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, मेरा सवाल है कि हमारा 10 ईयर रूट पे हुआ बना, हमारा 7 ईयर बेस पे हुआ था, ठीक है। जी हमारी जी। एक्सटेंशन है पहली सितंबर के सेकंड वीक में, ठीक है। तो उस मैंने पूछना था कि वो जब आजकल एक्सटेंशन में जो होता है उसमें टाइम कितना लगता है, और दूसरा जो है कि फी वेवर की कितनी देर पहले अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो हमारी एक बेटी है, वो 10 साल की होगी जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो अगर हम उसका अप्लाई करें तो साथ में उसके लिए तो फी वेवर के लिए तो वो तो ज़ाहिर हमें फ़ी देनी पड़ेगी। तो सवाल सॉरी। ये है कि उसके लिए जब हम अप्लाई करें तो साथ में कवर नोट लगाना पड़ेगा कि भाई एक्सटेंशन के टाइम पे हम बेटी का नहीं डाल रहे क्योंकि उसका हमने 10 ईयर वर्क रजिस्ट्रेशन के लिए हम डाल रहे हैं। तो बस मेरा सवाल है कि फी वेवर कब हम अप्लाई करें और ठीक है, मैं कितना समझ टाइम गया। लगता है एक्सटेंशन पे, कितना टाइम लगता है आजकल, ये ठीक है, मैंने मैं पूछना समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि कितना टाइम लगता है,
होम ऑफिस की पॉलिसी है कि विद इन 6 मंथ्स में वो डिसीजन करते हैं आपके एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। कोई एक्सटेंशन एप्लीकेशंस हैं जो होम ऑफिस विद इन 4 मंथ्स में जवाब दे देते हैं, लेकिन जो एवरेज है मेरे ख्याल में वो है 6 to 8 मंथ्स। तो इसलिए अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और आपको जवाब नहीं आता और 6 माह से ज़्यादा भी हो जाते हैं, परेशान ना हो, आपका जवाब ज़रूर आएगा। सो ऑन एवरेज 6 मंथ्स, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो सकता है, टू मैक्सिमम ऑफ 8 मंथ्स। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि फ़ी वेवर आप कब अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक डेट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि 28 डेज़ से पहले आप अप्लाई ना करें। सो जब 28 डेज़ हो जाए फिर ही आप अप्लाई कर लें फ़ी वेवर के लिए। और अगर आप अपनी सारी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस साबित करते हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ीस को, फिर मुझे उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको ग्रांट कर देगी फ़ी वेवर। और जहाँ तक आपका तीसरा सवाल है कि जो आपकी बेटी है वो 1 जुलाई को उसके 10 साल हो जाएंगे, और अगर आप उसके लिए अप्लाई नहीं करते फॉर वीज़ा, आपको एक्सप्लेन करना चाहिए एप्लीकेशन में या नहीं? जी बिल्कुल, आप एक्सप्लेन कर दें। और जब आप फॉर्म भरेंगे या आपका सॉलिसिटर भरेगा, वहाँ एक आता है सेक्शन जहाँ आपसे वो पूछते हैं कि आपके कोई बच्चे हैं जो अप्लाई नहीं कर रहे, और जब आप लिखते हैं वो फिर आपको वजूहात पूछते हैं कि क्यों, कौन सी रीज़न है कि वो नहीं अप्लाई कर रहे, और वहाँ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो 10 साल की होगी, हम उस बेस के ऊपर उसकी नेशनलिटी अप्लाई करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो। हेलो, योर लाइव ऑन है। मेरा नाम नसरीन है। मैंने 2 क्वेश्चन पूछने थे आपसे। जी जी पूछें। मैं एज ए डोमेस्टिक वर्कर एक फैमिली के साथ आई थी 2012 में। ठीक है। तो वो 1 ईयर का वीज़ा मेरा लगवाते थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर उन्होंने मूव होना था आयरलैंड, वो मुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए। मेरा नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर नवंबर में वीज़ा ख़त्म हुआ, उन्होंने मेरी ऐसे ही मतलब मुझे छोड़ दिया। फिर मैंने एक लॉयर के थ्रू वीज़ा, उसने किसी के लेटर के बेस पे डाला है। अभी 5 मंथ होने वाले हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट की भी ऑनलाइन ही हुई थी, वो मेरा कोई अभी रिप्लाई नहीं आया, वो लॉयर भी कुछ नहीं बता रहा है। क्या मेरा वीज़ा लगे, इतना टाइम लगता है या नहीं लगता है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है। और सिस्टर, जो एप्लीकेशन सबमिट की है, कौन सी बेस पर उसने की है, उसने आपको बताया है? उसने ऐसे किसी के लेटर थ्रू के ये आई थी, अब कोई नहीं इसका, तो ऐसे ही किसी का किसी रिलेटिव के यहाँ रह रही है, तो ऐसे ही डाला है उसने केस। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगेन, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं होम ऑफिस में, एवरेज टाइम लगता है 6 to 8 मंथ्स, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो 8 महीने भी लग रहे हैं कोई एप्लीकेशंस में, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि विद इन 2 to 3 मंथ्स में आपको जवाब आ जाएगा। आपने मुझे बताया कि आपके वकील ने मेरे ख्याल में ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन सबमिट की है। उसने आपको ये ज़रूर एक्सप्लेन किया होगा कि रूल्स ये कहते हैं कि अगर आपके 20 साल यहाँ हो गए फिर ही आपको वीज़ा मिल सकता है, और अगर आपके 20 साल से कम हो गए और आपके पास कोई ऐसे रीज़न्स हैं जो आप, जिस वजह से आप इंटीग्रेट नहीं कर सकती पाकिस्तान में, फिर जाके आपको वो वीज़ा देते हैं, और वो बहुत ही मुश्किल एक क्राइटेरिया होता है। अब मुझे नहीं पता कि सॉलिसिटर ने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसके चांसेस कितने हैं। मेरी एडवाइस आपसे यही होगी कि इससे एक दफ़ा मिल लें, और वो फिर आपको बता सकता है कि इस एप्लीकेशन में सक्सेस के कितने चांसेस हैं, और अगर आपका एप्लीकेशन खुदा ना करे वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। बेहतर है अभी से आप तैयारी कर लें, सो इससे फिर आप प्रिपेयर कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान साहब, मैं लास्ट वीक ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ। जी जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਵੋ ਇਸੇ ਨਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ। जी जी। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ 7 ਈਅਰ 올ਡ ਅਸਾਂ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ NSS ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2015 ਚ? ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਜੀ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ 2015 ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਭ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ NSS ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2015 ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ,
ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਾ ਇਸ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2015 ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫ੍ਰੀ ਵੇਵਰ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੇਵਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਲੀਜ਼? ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਵੇਵਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 7 ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਸੀ 7 ਈਅਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗਲਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੇਵਰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪੀਲ ਅਲਾਓ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਰਗਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਅਰਿੰਗ ਖਾਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ IHS ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2015 ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 2018 ਵਿੱਚ 19 ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ, ਔਰ बढ़ते हैं ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤਰਫ। ਹੈਲੋ ਯੂ ਲਾਈਵ ਔਨ 에ਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਫਟਰ PSW ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੌਰੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ। ਕਿਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸਰ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹੈਲੋ, ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਹਾਲੀ ਵੈਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ? ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 18 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ PSW ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਹਾਂ, ਫਾਦਰ ਨੂੰ। ਫਾਦਰ PSW ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਮਿਲਦਾ? ਨਹੀਂ, PSW ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। PSW ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। PSW ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਫਾਦਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ PSW ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਓਵਰ 18 ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਂ नहीं? हाँ ठीक हो गया, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ कॉल का। नाज़रीन, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊं जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@b.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, अगर आप यूट्यूब पर टाइप करें कामरान एजाज, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आज रात को हम ये वीडियो पब्लिश करेंगे यूट्यूब, और वहाँ कमेंट्स में आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब दूँ। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले एक भाई ने एक सवाल पूछा था कि अगर पेरेंट्स स्टूडेंट वीज़े पर आते हैं अपने बच्चों के साथ और बाद में वो ओवरस्टे हो जाते हैं, वो अगर बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं या नहीं? अनफॉर्चुनेटली नॉट, नहीं, वो नहीं हो सकते, उनको वापस जाना होगा क्योंकि वो ओवरस्टे हो जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स में रूल्स में कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है जहां आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं या आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। सो इसलिए अगर पेरेंट्स यहाँ आते हैं और बाद में ओवरस्टे हो जाते हैं, उनको वापस जाना होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो जी जी जी, फरमाइए, यू लाइव ऑन है। जी, मेरे आपसे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि मैं 10 साल वाले रूट पे हूँ, मेरे हस्बैंड ब्रिटिश है और मेरी 5 साल की बेटी है। ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरी 3rd एक्सटेंशन होगी इस सितंबर, तो मुझे पूछना है कि क्या मैं इस एक्सटेंशन पे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ इंडेफिनेट के लिए या नहीं? तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब मैं एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करूंगी तो वो जो वीज़ा फीस है, क्या मैं उसको मतलब कोई फॉर्म ऐसा होता है कि वीज़ा फीस माफ़ करवा सकती हूँ इन दिस सिचुएशन, जो वायरस की सिचुएशन चल रही है? नहीं, आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस किस तरह के हैं? मेरे हस्बैंड सेल्फ एम्प्लॉयड है, अभी तो नहीं करे कोई काम। ठीक है। आपके पास सेविंग्स हैं? नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे मेरी बच्ची की बिहाफ पे ये 10 साल वाले रूट पे मिला। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आप 10 ईयर रूट पर हैं और आपकी तीसरी एक्सटेंशन अभी आ रही है कि अगर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? अनफॉर्चुनेटली नॉट, जी नहीं, आप नहीं अप्लाई कर सकते। आपने 10 साल पूरे करके ही आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर ILR। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, अगर आप फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते और आपके पास पैसे नहीं हैं, सेविंग्स भी नहीं है, और आप ये प्रूव कर सकते हैं होम ऑफिस को अपने सारे बैंक अकाउंट्स दिखा के कि जी हमारे पास बिल्कुल कोई पैसे नहीं है, हम इस फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर आप अप्लाई कर सकते हो होम ऑफिस फॉर फ़ी वेवर। और अगर वो समझते हैं कि आप इसके हकदार हैं, वो आपकी फ़ीस फिर माफ़ कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने आपसे पूछना था, मेरी कज़न विजिट आई हैं और इधर जो मेरा कज़न सेटल है उनके पास 5 ईयर का स्टे है, तो ये दोनों शादी करना चाहते हैं, तो क्या फ्यूचर होगा? जो आपकी कज़न है वो कब एंटर हुई थी ऑन अ विजिट वीज़ा? दिसंबर 26 दिसंबर 2020। या जी सर। ठीक है। और जो मेरा दूसरा कज़न है वो स्टूडेंट आया था, ओवर स्टे था, फिर उन्होंने पाकिस्तान पे स्टे लिया, उनके पास 5 ईयर का वीज़ा है। कौन ये दोनों शादी करना चाहते हैं। किस बेस पर उनको 5 ईयर का वीज़ा मिला है? असलम किया था उन्होंने। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर उन दोनों की शादी हो जाती है यहाँ यूके में, फिर वो स्पॉन्सर कर सकता है आपकी
कज़न को इन कंट्री, या अगर आपकी जो कज़न है वो वापस चली जाती है पाकिस्तान और आपका दूसरा कज़न है वो जाके उसके साथ शादी कर लेता है, फिर ही कैन कॉल ऑन एंट्री क्लियरेंस, उस बेस पर भी वो उसको बुला सकता है। सो ये दो ऑप्शंस हैं कि अगर आपकी कज़न वापस जाना चाहती है इन कंट्री, या अगर वो एंट्री क्लियरेंस लेके आना चाहती है, वो भी ऑप्शन उसके लिए है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो, you're live on air. हेलो, you're live on air. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल था कि मैं कोर्ट मैरिज करवाना चाहता था कि मैंने लिविंग केस डाला हुआ था। सॉरी, कौन सा केस? तो सर मैंने लिविंग केस डाला हुआ था, तो वो अपना अभी उन्होंने मेरे को एक लेटर भेजा है। जी तो जी जो मेरी कोर्ट मैरिज की, सॉरी जी, मैं सुन रहा हूँ जी, फरमाइए जी जी, बोलें। सॉरी मेरे भाई, अगर आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, सीधा मुझसे बात करें, जो सर बड़ा ही मेहरबानी जो होगी। मेरी लिविंग की फाइल लगी हुई थी वो सर उन्होंने रिफ्यूज करके भेज दी है, और जो मेरी कोर्ट मैरिज की डेट थी, जो सर मेरी कोर्ट मैरिज की डेट थी वो सर बार बार कैंसिल हो रही है ना, कैंसिल कर रहे थे। तो ठीक जो है। मेरी अभी कोर्ट मैरिज की डेट थी वो तो कैंसिल कर दी है ना, तो वो लॉकडाउन के कारण मेरी कोर्ट मैरिज नहीं हो पाई। ठीक है तो जो दूसरी मैंने लिविंग केस डाला हुआ था ना, वो उन्होंने सर, मैंने अपने पासपोर्ट नहीं भेजे थे वहाँ, जी जी, उन्होंने वो मेरे पासपोर्ट की ना होने के कारण उन्होंने मेरा वो केस रिफ्यूज कर दिया है। ठीक है अभी ना तो मैं सर उसकी अपील कर सकता हूँ, उन्होंने बोला कि आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है। तो सर इसका कोई हल हो सकता है कि नहीं? जब आप कहते हैं लिविंग केस, आपकी जो पार्टनर है या जो गर्लफ्रेंड है उसकी क्या नेशनलिटी है? वो सर पुर्तगाल पासपोर्ट है उसके पास, कौन सा पासपोर्ट है? पुर्तगाल पासपोर्ट। पुर्तगाल पासपोर्ट। ठीक हो गया, ठीक है। और आपने शादी की नोटिस दी हुई है होम ऑफिस में या नहीं? हाँ सर, मैंने होम ऑफिस को अपना जो काउंसिल वाले होते हैं ना सर, सिविल सेंटर वाले, उनको मैंने नोटिस दिया था मैरिज जी का। जी, उन्होंने वो वाली मेरी फाइल थी, जो नोटिस दिया था, वो लॉकडाउन के कारण उन्होंने वो वाली मेरी केस डेट थी वो कैंसिल कर दी थी। ठीक हो गया। आपके 70 डेज अब पूरे हो गए नोटिस देने के? नहीं सर, अभी तक नहीं हुई, कैंसिल किए ना डेट उन्होंने। ठीक हो गया, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया। तो अभी फिर दोबारा फिर मैंने उनसे वो डेट ली है, तो वो अभी उन्होंने दिया है 24 अप्रैल की। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आपने मुझे बताया कि आपकी जो पार्टनर है वो यूरोपियन नेशनल है। आपने एप्लीकेशन सबमिट की मेरे ख्याल में EU सेटलमेंट स्कीम के ऊपर, और आपकी एप्लीकेशन को उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि आपने उसकी ID नहीं दी और आप अनमैरिड थे। उन्होंने आपको अपील राइट भी नहीं दिया। अब यहाँ आप अब अगर आपकी शादी हो भी जाती है, आप EU सेटलमेंट स्कीम के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि रूल्स कहते हैं कि आपकी शादी 31 दिसंबर से पहले होनी चाहिए। लेकिन फ़िक्र ना करें, आप अभी भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं कि अगर आपकी रिलेशनशिप जेन्युइन है, अंडर अपेंडिक्स FM आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आपको अच्छे से सिस्टर से मिल लें, वो आपको एडवाइस कर सकता है आप किस तरह इस वीज़े को हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कामरान भाई, क्या हाल है? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। कामरान भाई, मेरा 2 दिन पहले असाइलम का ना डिसीजन आया, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं। होम ऑफिस की ईमेल आई थी जी जी, आपका डिसीजन हो गया, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, ना कोई ईमेल आई है उसके बाद। तो कितना वेट करना पड़ेगा? अच्छा, आपकी डिसीजन में उन्होंने ग्रांट कर दिया है? ग्रांट नहीं किया, बस उन्होंने कहा जी हमने आपके जो केस है उस पर डिसीजन कर लिया है, बस ये कहा। उसके बाद डिसीजन आया नहीं, क्या किया अभी तक। और वो उन्होंने 3 किस दिन तरह पहले आपको email इतला आई दी है। है कि हमने लेटर लिखा है उन्होंने आपको कि हमने डिसीजन कर दी है? जी जी, लेटर आया। लेटर आया, ठीक है। जी मुझे फोन पे बता दीजिएगा। अच्छा, फ़ोन पर वो बता रही थी केस वर्कर? नहीं नहीं, मुझे आप फोन पे बता दीजिएगा जवाब। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ये एक अनयूजुअल चीज़ है कि अगर होम ऑफिस आपको लेटर लिखती है कि हमने डिसीजन कर दी है, लेकिन उन्होंने आपको जवाब साथ नहीं भेजा। बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप साइलेंट टीम को एक लेटर लिख दें कि प्लीज़ आपने हमें बताया है कि डिसीजन हो गया है, हमें फ़ौरी तौर पर प्लीज़ भेज दें। मेरे ख्याल में विदिन अ वीक 2 वीक्स आपको वो जवाब सेंड कर देंगे।
बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी जी। मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ। ठीक है। और मैं पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान गया था। ठीक है। एम्प्लॉयर ने मुझे वहाँ पर सेटअप करने के लिए कहा, कॉल सेंटर के लिए। मेरी नई नई जॉब थी। तो मीनवाइल वहाँ पर मैं रह रहा था, तो मैंने शादी कर ली। ठीक है। अक्टूबर में। और मेरी अभी वापसी हुई है कोई हफ्ता 10 दिन पहले, क्योंकि वहाँ पर सेटअप करने में सारा कुछ। तो मैं अब अपनी बेगम को बुलाना चाहता हूँ, तो मुझे जरा गाइड कर देंगे कि जी क्या तरीक़ेकार है। अब आप दोबारा यूके कब एंटर हुए हैं? मैं अभी 2 तारीख को 2 मार्च को। ठीक है। और अभी आपके पास जॉब है या नहीं? जी मैं जॉब पे ही हूँ ना। मैं पिछले साल अक्टूबर से जॉब पे हूँ। ठीक है, लेकिन जो कंपनी की जो ब्रांच है वो कहाँ सेटअप हुई है? जो ब्रांच सेटअप लाहौर में हुई है। लाहौर में हुई है। और अभी आपको वो सैलरी भेज रहे हैं? वो सैलरी तो मुझे बिल्कुल भेज रहे हैं, पिछले 5 महीने से भेज रहे हैं वो। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अगर आप एम्प्लॉयड हैं और आप इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं, चाहे कंपनी यहाँ हो या यूके में, और आप उनके लिए काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एज अ कंसल्टेंट, और आप इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो 18,600 है, फिर आप अपनी वाइफ को बुला सकते हैं। और उसके साथ साथ आपने जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपने सेटिस्फाई करनी है, मेनली कि आपकी रिलेशनशिप जेन्युइन और सबसिस्टिंग है। उसके लिए आपको मज़ीद प्रूफ साबित करना होगा साथ। अगर ये आप सेटिस्फाई कर देते हैं एंटी क्लियरेंस ऑफिसर को, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी वाइफ को वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि अगर आप एक ओवरसीज़ कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो आपको 18,600 रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल कर रहे हैं उस कंपनी के काम करके, आपको वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। हाँ जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, वो पेरेंट्स आपने कहा ओवरस्टेयर नहीं, वो ओवरस्टेयर नहीं है, विद इन देयर वीजा वो नहीं, मैं आपको बच्चे के जी नहीं मैं समझता हूँ आपकी बात, लेकिन अगर वो उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, आपने कहा ना कि ये एक हाइपोथेटिकल सिनारियो आप मुझे दे रहे हैं ना। वीजा एक्सपायर नहीं हुआ, विद इन वीजा उनका वीजा है जी। और बच्चा भी पढ़ता है, उसके पास भी वीजा है, और वो ग्रेजुएशन ज्वाइन करता है, तो वो उस पीरियड में उनका भी वीजा खत्म होता है, उससे पहले वो अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहां मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, अगर उनका वीज़ा एक्सपायर नहीं भी होता, वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट इस तरह नहीं हो सकते, कि इसमें कोई प्रोविजन ऐसी नहीं है कि आप इस तरह डिपेंडेंट हो सकते हैं अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चा उस टाइम ओवर 18 हो चुका होगा। सो इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बर्मिंघम से नसीर बोल रहा हूँ। मेरा एक्सपोज वीजे के मतलब एक क्वेश्चन था कि ये जो लेंथ होती है, जो ड्यूरेशन होती है, लाइक 5 ईयर, जी, तो ये काउंट करते हैं फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन और जब ये वीजा ग्रांट हो चुका हो उस टाइम काउंट करते हैं? क्योंकि मेरी जो वाइफ का वीजा है वो उन्होंने 2 साल होल्ड पे एप्लीकेशन रखी है, फिर उन्हें वीजा दिया। तो मैं ये इसी सोच में पड़ा हूँ, क्या है वो जो 2 साल है वो काउंट करेंगे या नहीं करेंगे वो? ठीक है। जो आपकी वाइफ है, उन्होंने एंट्री क्लियरेंस लेके अप्लाई किया था या यूके में अप्लाई किया था? यूके में अप्लाई किया था। यूके में अप्लाई किया था। और इनकी अब पहली एक्सटेंशन आ रही है अभी या दूसरी? जी, पहली एक्सटेंशन आ रही है ना उनकी। ठीक है। और जब ये एक्सटेंशन कंप्लीट होगी ना, जी, तो उस दिन ये जब वीजा ग्रांट होगा आप जून में, जी, तो इसके बाद दिसंबर में उसको 5 साल हो जाएंगे पूरे फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन से। ठीक है। और उन्होंने वाइफ को 5 ईयर रूट पर लगाया है, 10 ईयर रूट पर लगाया है? वो 5 ईयर पे। 5 ईयर रूट पर लगाया है? जी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं, आप मुझे मिल सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद करते हैं और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है जी, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कानून साहब ऐसा है कि मैंने फर्दर सबमिशन यूनिट में एप्लीकेशन डाली थी 20 मार्च में। ठीक है। तो अब इस जनवरी को उन्होंने बायोमेट्रिक के लिए हम सब फैमिली को, जिसमें मेरे 4 बच्चे, मैं और वाइफ, उनके बायोमेट्रिक्स के लिए उन्होंने भेजा लेटर, हमारे हो गए। ठीक है। फिर अभी रिसेंटली उन्होंने बड़ी बेटी जो है उसके कोई प्राइवेट लाइफ के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे। जी जी। हमने भेज दिए। ठीक है। फिर जब भेजे तो उनका फौरन ईमेल आ गया, नहीं जी ये तो ओवर 18 है, इसको सेपरेट अपना केस सबमिट करना पड़ेगा। इसकी समझ नहीं आई। जब उन्होंने पूरे बायोमेट्रिक्स दे दिए पूरी फैमिली के, डॉक्यूमेंट्स भी मंगवा दिए, फिर इमीडिएटली कह दिया जी कि इसको सेपरेट केस डालना पड़ेगा। जरा इसके मुतालिक बता दीजिए। ठीक है। और जो आपकी जो बेटी है उसकी एज कितनी है? जी सॉरी? जो आपकी जो बेटी है उसकी एज कितनी है? वो ओवर 18 हो गई है जी। कितनी एज? 21, 22? उसकी जी 20। ठीक हो गया। और जो आपके दूसरे बच्चे हैं उनकी एज कितनी है? वो 18, एक 18 है और एक 17 है, एक 16 है। ठीक है। और उनको कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए बच्चों को? उन्हें मोर देन 7.5 ईयर हो गए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, मैं समझ गया। होम ऑफिस ने खुद ही मतलब बायोमेट्रिक की चीजें भेजी थी, लेटर वगैरह। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। कभी कभी ये होम ऑफिस करती है कि क्योंकि जब आपने फर्दर सबमिशन किए हैं उस टाइम आपकी जो बच्ची थी, योर डॉटर, वो ओवर 18 थी। फिर कभी कभी होम ऑफिस आपको ये रिक्वेस्ट करती है कि वो एक सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करें क्योंकि वो अब ओवर 18 की हो गई हैं। अगेन इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। जैसे आपको वीज़ा मिल जाता है और आपके बच्चों को मिल जाता है, आपकी जो बेटी है जो है 20 ईयर्स ऑफ एज, वो अप्लाई कर सकती है अंडर प्राइवेट लाइफ और वो एक्सप्लेन कर सकती है कि होम ऑफिस को कि जी मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ, मैं कोई इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जी रही, मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ और इन लाइन विद माई अदर फैमिली मेम्बर्स मुझे भी वीज़ा ग्रांट किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको वो ग्रांट कर देंगे। सो जो फॉर्मेलिटी उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि वो एक सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करे, वो आप फौरी तौर पर सबमिट कर दें और मुझे पूरी उम्मीद है जब आपको वीज़ा मिलेगा उसको भी वो ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान साहब, मैं वाजिद गल कर रहे हैं। जी जी। सर मसला मेरा ये है कि मैं आया सन 2007 ਵਿੱਚ। ठीक हो गया। ਤੇ 2018 ਚ ਮੈਂ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸਾਈਲਮ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ 2019 ਤਕਰੀਬਨ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ एग्जैक्ट ਮੈਨੂੰ याद नहीं। ठीक हो गया। अच्छा और तकरीबन उसको सर 2 साल हो गए जिसले मैं अपने वकील ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਪਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਟ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਵੇਟ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। क्या मैं दूसरा वकील कर सकना? अच्छा। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਲੀਡਸ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਤੇਰੇ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ ਤੂੰ। ਉਹ ARC ਕਾਰਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 11ਵੇਂ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਚੁਣ ਕੇ ਲੀਡਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸਾਈਲਮ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਡਿਲੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਰਦਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਮੈंने ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਕੇਸ 'ਤੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ARC ਕਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੋਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਦਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ARC ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੈਲੋ। हाय। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मेरे हस्बैंड 10 इयर्स बैक जनवरी 2011 में स्टूडेंट वीजा पर यहाँ आए थे यूके। ठीक है। एंड आफ्टर दैट फिर हमें PSW मिला और उसके बाद हमें वो बिजनेस Tier 1 एंटरप्रेन्योर वीजा पे है। अब उनको 10 इयर्स हो गए हैं, उन्होंने ILR अप्लाई किया हुआ है जो कि हम वेट कर रहे हैं उनके वीजा को आने का। हम लोग अगस्त, मैं और मेरे बच्चे अगस्त 2011 में आए थे, हम लोग जनवरी में नहीं आए थे। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मेरे हस्बैंड का अभी वीजा जैसे लेट्स से कि 1-2 महीने में आ जाता है, आर वी क्वालिफाइड टू अप्लाई आवर ओन वीजा ILR? जस्ट उसके जैसे ही उनका ILR आता है हम अप्लाई कर सकते हैं, या हमें अगस्त तक हमें भी अपने 10 ईयर पूरे करने हैं बिफोर वी कुड अप्लाई? ठीक है, मैं समझ गया। और जो आपके हस्बैंड है वो किस बेस पर अप्लाई करें, लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर या Tier 1 पर? नहीं, उन्होंने 10 इयर्स के बेसिस पे किया है। 10 ईयर बेसिस पर किया है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। और आपके 10 साल कब पूरे होते हैं यूके में? अगस्त 2021। और आपका वीजा कब एक्सपायर हो रहा है? पर हम तो हमेशा जैसे डिपेंडेंट रहे हैं, अगर हमारे 5 साल लेट से डिपेंडेंट वाले पूरे हो जाते हैं तो हम जैसे मेरे हस्बैंड का जैसे ही ILR आता है हम तब अप्लाई कर सकते हैं। लेट से अप्रैल में उनका आ जाता है, हम तब अप्लाई कर सकते हैं, या हमें अपने पूरे 10 साल पहले पूरे करने होंगे? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। याद रखें इस बात को कि जो मेन एप्लीकेंट होता है अगर वो अप्लाई करता है अंडर लॉन्ग रेजिडेंस, फिर जो उनके डिपेंडेंट्स होते हैं, फ़र्ज़ करें आप Tier 1 एंटरप्रेन्योर के ऊपर हैं, आप उस बेस के ऊपर एज ए डिपेंडेंट ILR हासिल नहीं कर सकते चाहे आपके 5 साल पूरे हो गए। सो यू कांट डू दैट। उसके बाद आपको स्विच करना होता है फॉर एग्जांपल टू दी पार्टनर कैटेगरी, और फिर जब आपके टाइम पीरियड आपका पूरा हो जाता है फिर आप हासिल कर सकते हैं ILR। लेकिन अगर आपके हस्बैंड फॉर एग्जांपल Tier 1 के ऊपर अप्लाई करते हैं और उनको ILR मिल जाता है, देन वंस यू कंप्लीट योर 5 years फिर आप अप्लाई कर सकते हैं फौरी तौर के ऊपर। अब इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि किसी सॉलिसिटर को मिल लें, वो आपके पेपर वर्क को चेक करके फिर ही आपको बता सकता है कि व्हाट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। हेलो, सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल। आप किधर ठीक ठाक हो सब? हाँ जी वधिया, तुसी सुनाओ? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक है भाजी। भाजी मैं पुछना सीगा, मैं एक्सटेंशन वास्ते कीता ही ते 4 वीक होई है मैनू। सॉरी किदे वास्ते अप्लाई कीता सी? हाले तो कुछ आया नहीं। सॉरी भाजी किदे वास्ते अप्लाई कीता सी तुसी? मैं वीजा एक्सटेंड कराउण वास्ते। अच्छा हाँ जी। ते 4 वीक होई है फिंगर दे के आए नू, हाले तो कुछ आया नहीं। अच्छा तुसी फॉर्म ऑनलाइन भरिया सी? हाँ जी। फिंगरप्रिंट दे आए हो नहीं देते?
हाँ जी 4 वीकां हो गई ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇਣ ਨੂੰ। हाँ जी ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਦੋਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ 4 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗਿਣੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने पूरी उम्मीद है कि तो ग्रांट कर देंगे एक्सटेंशन। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अपनी मम्मी के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। वो 75 ईयर ओल्ड हैं और मैंने उनको यहाँ पर अपने टूर से बुलाया था और मैं उनको सेटल करना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पीछे इंडिया में कोई भी नहीं है। तो 2 सिस्टर्स हैं और एक मैं हूँ, एक मेरी सिस्टर मेरे साथ रहती है, बाकी वो अपने सेपरेट रहती है अपनी फैमिली के साथ। तो मैं पूछना था कि इनका कुछ बन सकता है, क्योंकि पहले हमने अप्लाई किया था केस तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। जी जी कि आप ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है। और पहले आपने कब अप्लाई किया था मम्मी के लिए? जी मैंने 19 में अप्लाई किया था, तो उसका जवाब अभी तक आया नहीं। सॉरी कब अप्लाई किया था? जवाब नहीं आया था। 19 में अप्लाई किया था, 19 में मई में अप्लाई किया था, तो उसका कोई अप्लाई हमें आया था। जब वीज़ा था उनके उस टाइम हमने अप्लाई किया कराया था उनका वीज़ा, जब उनका वीज़ा था उनके अच्छा जाने से पहले। तो उन्होंने अभी हमें जस्ट कल ही लेटर सेंड की है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है, तो आप इनको सेंड होम ऑफिस आपको बैक एंट्री करें। तो इंडिया में इनका कोई भी नहीं, पीछे मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं, मेरे पीछे घर भी मैं नहीं समझ है। गया। वो ये बात है। सॉरी मेरा एक सवाल है आपसे। आपकी जो मम्मी है मदर, वो कब एंटर हुई थी यूके में? ये 18 में एंटर हुई थी। 18 में। सो अभी यूके में ही रह रही है, करेक्ट? अभी यूके में ही है। जी जी ठीक है। और आपने एप्लीकेशन सबमिट की है 19 में, जिसका जवाब आपको आया है? नहीं, हमने 18 में ही सबमिट की थी, उसका जवाब 19 में इन कंट्री, करेक्ट? अभी जस्ट आया और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम समझते हैं कि वापस जा सकती हैं, वहाँ रह सकती हैं, करेक्ट? जी 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 ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जब कोई भी एप्लीकेंट इन कंट्री अप्लाई करता है और वो ज़ईफ़ होते हैं, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कंडीशंस होती हैं, वो ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स के ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं कि हमारी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, हमारे पास कोई है नहीं इंडिया में जो हमारी देखभाल कर सके या पाकिस्तान में, और उस बेस पर उनको वीज़ा मिल सकता है। अभी आपने मुझे बताया कि आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी 19 में और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी है। मेरे ख्याल में उन्होंने यही आर्गूमेंट लगाई होगी कि आपकी सिस्टर्स वहाँ रहती हैं, वो देखभाल कर सकती हैं, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। उन्होंने काफ़ी हॉस्पिटल्स का भी हवाला दिया होगा और उन्होंने ये भी कहा होगा कि आप पैसे भी भेज सकते हैं और आपकी मदर ने पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है और वो अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ वहाँ रह सकती है। मेन आर्गूमेंट्स होम ऑफिस की ये होती हैं। लेकिन अगर आपके पास हैं कोई रीज़न्स, जिस तरह फ़र्ज़ करें कि उनकी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसका बहुत सीरियस है और कंपेलिंग है, उस बेस के ऊपर आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कि आप एक एप्लीकेशन सबमिट कर दें और उसके साथ एक लेटर लिख लें जीपी की तरफ से या एक साइकाइट्रिस्ट की तरफ से कि जी ये बस हमारी 2 रिपोर्ट्स हैं, हमें वीज़ा दे दें। नहीं, एक एक्सटेंसिव बंडल आपके पास होना चाहिए जो होम ऑफिस फिर कंसिडर करती है, और अगर वो समझते हैं कि वाकई इसमें एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, फिर आपकी मदर को वो ग्रांट कर देंगे। अभी आपके पास रिफ्यूज़ल आया है, मेरी एडवाइस आपसे यही होगी कि फ़ौरी तौर पर किसी सिस्टर को मिल लें और वो दिखा दें ये रिफ्यूज़ल। वो फिर आपको एडवाइस कर सकते हैं कि या बेस्ट ऑप्शन ये होगी कि उसको चैलेंज किया जाए या इज़ इट बेटर कि एक फ़्रेश एप्लीकेशन सबमिट की जाए विद ड्यू इन्फॉर्मेशन। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और नाज़रीन, ये था आज का आखिरी कॉल आज के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह जाने से पहले मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर जाएं और वहाँ सब्सक्राइब करें, और आज रात को हम ये वीडियो अपलोड करेंगे। जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं आप कमेंट्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा ईमेल एड्रेस भी अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल सकते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ़ और सिर्फ वीनस TV पर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।